ओके, स्टार्ट हो जाइए। फिर से हम दोबारा से इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस के मेन क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब करेंगे, बातें करेंगे उसके बारे में और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बी केयरफुली एंड लिसन टू इट। ध्यान से देखते जाइएगा सभी लोग। तो स्क्रीन पे आपको सभी को विजिबल हो रहा होगा, तो अब स्क्रीन पे ही फोकस करना है आपको और उसके आंसर्स को देखना है और उनके बारे में लिखना भी है। तो राइट करते रहिएगा अपने कॉपी में जो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिखा होगा, यहाँ पे लिखा है यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ मिरर, यानी आप क्या कर रहे हो, मिरर के कुछ दूरी पे खड़े हुए हो। एंड योर इमेज विल बी अपीयर्स, यानी आपको जो इमेज आपको दिख रही है, अपीयर्स हो रही है, जो आपको दिखाई देगा वो कैसे दिखाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है, स्पेशली इस वर्ड का मतलब है ना, इरेक्ट मतलब सीधा, यानी आपको कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, सीधा। और सीधा दिखाएगा प्रोबेबली द मिरर इज, तो मिरर वो कौन सा मिरर होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शन में से कौन सा मिरर होगा जिसमें आपको बिल्कुल सीधी इमेज दिखाई देती है। तो क्या वो प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर में इमेज है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है कि वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बताता है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो इसमें वर्चुअल के साथ साथ क्या आता है, इरेक्ट वर्ड आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, इरेक्ट का मतलब ये सीधी इमेज बनाता है, तो ये भी यूज किया जा सकता है। और दूसरा, कॉनकेव में भी एक वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन एक ही कंडीशन में बनती है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिटवीन होता है पी एंड एफ के बीच में होता है, तब जाके आपको बनता है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स को देखा जाए तो ये हमेशा कैसे बनाता है, ऑलवेज ऑलवेज आपको कैसे बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ओके, तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इसमें भी आ गया, ए सेक्शन में भी आ गया और सी में भी आ गया, लेकिन ये दोनों में आता है, इसमें तो कहीं कहीं पे आता है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स में। दिस इज योर राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आइदर प्लेन, यानी प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनती है और कॉन्वेक्स में भी बनती है। ओके, मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, द ह्यूमन आई, हमारी जो ह्यूमन आई होती है, कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। हमारी जो आईज है ना, ऑटोमेटिकली क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है फोकल लेंथ को, यानी उसको पास की चीज़ों को देखो तो दूसरों को ब्लड देता है, दूसरी की चीज़ों, और दूर की चीज़ों को देखोगे तो क्लास की चीज़ें ब्लड दिखने लगती हैं, धुंधली हो जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, क्या ये प्रीबायोस्फीयर की वजह से होता है, प्रीबायोस्फीयर तो खुद डिसीज है, तो इसकी वजह से तो नहीं हो सकता। क्या ये नियर साइटिनेस हो सकता है, ये भी एक डिसीज है, तो इसकी वजह से भी नहीं हो सकता। और फाइट साइटिनेस, ये भी एक डिसीज है, तो इसकी वजह से भी ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है आपके पास, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को, तो दिस इज पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जिसको भी जो इंपॉर्टेंट लगे ना वो ध्यान से देखता जाए और इसको बार बार रिपीट करके चेक करके याद करते जाए। इसमें क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसको हमने 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 5 इक्वल पार्ट्स में, और जितने भी पार्ट्स आपने कट किए हैं आर देन ज्वाइन इन द पैरेलल, और उन वायर्स को फिर हमने क्या कर दिया, पैरेलल में अरेंज कर दिया। तो जो रेजिस्टेंस बनेगा उसका न्यू रेजिस्टेंस वो कितना दिया है, आर डैश। पहले वाले का कितना था, आर, दूसरे वाले का कितना हो गया, आर डैश। तो आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी इसकी जो रेशियो आएगा आर बाई आर डैश की रेशियो वो क्या आने वाला है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जैसे एक सिंगल सा वायर है, इसकी वायर की मैंने रेजिस्टेंस को क्या ले लिया, आर। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस था आर। अब इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हर एक पार्ट जो है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक सिंगल पार्ट बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी देगी, आर बाई 5। दूसरे की वैल्यू क्या जाएगी, आर बाई 5। तीसरे की वैल्यू भी क्या जाएगी, आर बाई 5। फिर चौथे की भी वैल्यू हो जाएगी आर बाई 5। फिफ्थ की वैल्यू भी हो जाएगी आर बाई 5। यानी सभी को हमने आर बाई 5 में कन्वर्ट किया। अब इन सभी वायर्स को इन्होंने क्या किया, पैरेलल में अरेंज कर दिया, यानी ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, ये थर्ड वायर, ये फोर्थ वायर, ये फिफ्थ वायर, और इन सभी को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में अरेंज कर दिया ऐसे करके। अगर आप एक वायर को करोगे तो इसके हर एक का रेजिस्टेंस कितना, आर बाई 5। एक वायर की रेजिस्टेंस है आर बाई 5, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालना पड़ेगा।
तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया r डैश, तो r डैश की वैल्यू क्या आने वाली है, दैट इज 1/r/5। फिर क्या आएगी 1/r/5, 5 वायर है तो 5 बार ऐसे लिखना पड़ेगा r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5। आई थिंक 5 थिंग 1 2 3 4 5 ओके। तो इसमें जो r/5 है इसको रिवर्स कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 5 ऊपर पहुंच जाएगा, r नीचे रह जाएगा, यानी 5/r प्लस 5/r अगेन 5/r अगेन 5/r, ऐसे करके आप लिखते जाइए जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए पूरा 5 के 5 प्लस का 5/r। ओके, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू की जाएगी r और ऊपर सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25। ये किसकी वैल्यू आएगी 1/r डैश की, और आपको क्या चाहिए था r डैश, r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी r/25। ओके, तो लेकिन ये होना फाइनल आंसर आपको क्या निकालना था r/r डैश, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो r को तो आपको r ही रहने देना है, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं r डैश की वैल्यू को r/25। तो ये 25 रिमूव होकर ऊपर पहुंच जाएगा, इस r से ये r कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा आपके पास ओनली 25। तो 25 इज योर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका रेटेड कितना है 220 वोल्ट और 100 वॉट है। तो अगर इसी बल्ब को, यानी ध्यान रखना यहाँ पे 220 वोल्ट का मतलब हमने वोल्टेज दिया है और 100 वॉट का बल्ब लगा रखा है, यानी वॉट का पावर कंज्यूम करता है ये। तो अगर उसी बल्ब को मैं कनेक्ट कर दूंगा 110 वोल्ट से, अगर मैं 110 वोल्ट से कनेक्ट करता हूँ तो बताओ ना कि पावर की वैल्यू क्या आएगी। इसमें पावर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या है, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन करते हैं। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला कितना निकालते हैं, करंट देखो इलेक्ट्रिसिटी में 220 वोल्टेज है, करंट की वैल्यू सेम कंज्यूम करेगा वो, बल्ब तो वही है लेकिन बस बल्ब को अपने क्या है अलग अलग जगह पे लगाते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है इसमें। ठीक है, इस बार आपके पास क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास सेम आने वाली है। तो आपको देखना है कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सेम आएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू का। तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग जरा इसको ढूंढने का, यानी सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसको देखो सभी को क्वेश्चंस को कैसे करना है। इसको पहले तो कंसेप्ट पे फोकस करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब को जो 220 वोल्ट पे लगा रखा था तब पावर कितना था। तो एक चीज ध्यान रखिए कि किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो सकती, वो रेजिस्टेंस सेम ही रहता है हमेशा। उसका करंट कम या ज़्यादा हो सकता है, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक फॉर्मूला होता है पावर का, P होता है V²/R। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V²/P। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू डाल दो। V कितना है आपके पास 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे हम। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग लिखा है उसका, और डिवाइड करेंगे किसे, पावर से। पावर कितना था 100 वॉट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 484 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, फिर से पावर निकालना है। इस बार फिर अगेन आपको पावर लगाना है, इस बार वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 110, इस बार हमने वोल्टेज को चेंज कर दिया तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय इस बार रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 484। ध्यान रखना रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो वही रहेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12100 V², ठीक है, वोल्टेज का, और नीचे कितना हो जाएगा 484। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25 वॉट। इसका मतलब आपके 25 वॉट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 25 वॉट। ठीक है, स्पेशली ध्यान रखिएगा सभी लोगों को क्वेश्चन पे करना है और ध्यान से करना है, रैंडमली नहीं करना है।
ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसे डिवाइस का नाम जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता हो, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसका नाम क्या होता है, अमीटर। यानी अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। तो बाकी जनरेटर तो करंट को बनाता है, मोटर का काम तो सिर्फ रोटेट करना है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, अमीटर। ध्यान रखना ये तो क्वेश्चन आपको दिखाना है, न्यूमेरिकली उसी वे में आपको करने भी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते भी जाइएगा साथ के साथ, क्या बोला जा रहा है उसमें। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्या इंडिकेशन दिया जा रहा है उसके बारे में। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से कौन सा आता है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास राइट हैंड थंब रूल। इसका राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं जब एक वायर में, यानी एक स्ट्रेट वायर जाती है तो उसमें वायर में जो करंट मूव करता है अप साइड में, तो आपको थंब का डायरेक्शन को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी आपकी वो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या यूज करते हैं, ये जो राइट हैंड रूल है ये कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं जब डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जब हम करंट बनाते हैं। ठीक है, करंट अगर इंड्यूस कर रहे हैं यानी कंडक्टर मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, तब आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। और लेफ्ट हैंड यूज करना है जब हम मैग्नेट से, ध्यान रखना मैग्नेट से आप मैग्नेट से क्या बना रहे हो, करंट, मैग्नेट से करंट बनाते हो तो आपको क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। और जब करंट से आप मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। ठीक है, बाकी हमारा ऑप्शन लेकिन ये सही है, राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर में करंट जब भी मूव करेगा तो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए इसके बाद, द पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर, पीएच वैल्यू प्योर वाटर की, क्योंकि जो न्यूट्रल होता है और जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी आती है, 7। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो देगा फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ द टाइप, ये किस तरीके की रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन क्या दिख रही है आपके पास, यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन आपका फॉर्म हो रही है। यानी यहाँ पे भी आपका कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो योर कंपाउंड, और ये भी कंपाउंड है, दो कंपाउंड का रिएक्शन होता है तो आपस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसको कर देता है डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ऑप्शन में ध्यान से देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहा। तो क्वेश्चन में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये एडिशन रिएक्शन है क्या, एडिशन, क्या ये ऐड हो रहे हैं दोनों, तो नहीं हो रहे, तो एडिशन तो नहीं हो सकता। क्या है वो इलिमिनेट कर रहे हैं, किसी एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे। तो प्रेसिपिटेशन या नन ऑफ दिस। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कोई भी सॉलिड रेजिड्यू जब नीचे सेटल हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेशन होता है जो सॉलिड के फॉर्मेट में लिखा है, ये सॉलिड जो लिखा हुआ है एक रेजिड्यू होता है जो नीचे आके सेटल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी वाला, यानी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऐसे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, जो सबसे पहले इसको लेबोरेटरी में बनाया गया था सबसे पहले, और वो है यूरिया। यानी यूरिया को सबसे पहले हमने लेबोरेटरी में फॉर्म किया था। एक वाइटल थ्योरी होती है जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई भी नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लैब में या सिंथेटिकली मैनमेड नहीं हो सकता, लेकिन यूरिया को सबसे पहले बनाया गया था और उसके बाद तो बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। इसमें लास्ट में देखो एल्कीन लगा ANE, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और ये किसका है, एल्कीन का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, KENE। और ये है एल्काइन का, ALKYNE। और ये तो मीथेन का फॉर्मूला है, मीथेन C2H4। ओके, तो इसी तरीके से लास्ट सेकंड मतलब 12th वाले क्वेश्चन में द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबर। सिनेबर का केमिकल फॉर्मूला कहता है, सिनेबर एक्चुअली में क्या चीज़ है, एक ये ओर है, ओर ऑफ मरकरी, ये मरकरी का ओर है, और इसका ओर जो है ना वो HGS इस फॉर्मेट में मिलता है, HGS। तो दिस इज द सिनेबर। ठीक है,
इसमें मरकरी आ रहा है, इसमें मरकरी है, Hg इसका सिंबल है, मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो Hg देखो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, ये दो तो गलत ही हुए, तो इन दोनों में से ऑप्शन सी होगा और वो होता है सिनेबर का HgS। दिस इज द सिंबल ऑफ सिनेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 13th वाले में, द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन एटम की वैलेंसी, तो इसके आउटर मोस्ट में आपने देखा ना, जब इसकी 6 होता है एटॉमिक नंबर 6 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2,4, तो आउटर मोस्ट में क्या दिख रहा है आपको 4, तो ये 4 वाला ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, इसलिए ये टेट्रा वैलेंसी भी दिखाता है, इसी वजह से इसको टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी को फोकस करना है, इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, रिवाइज करना है और यूज करना है, और आंसर्स जब भी लिखते हैं तो फुल्ली आंसर लिखेंगे, इनकम्प्लीट आंसर नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन द स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर फाउंड इन। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फाउंड होता है किसमें? क्या वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो होते हैं जिसके थ्रू कोई भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्या वो प्लांट के अंदर होते हैं या एनिमल्स के अंदर होते हैं, या दोनों के अंदर होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? तो ये दोनों के अंदर होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन से होते हैं? आपके पास जाइलम एंड फोलम होता है, जाइलम एंड फोलम, जाइलम होता है और फोलम यूज कहता है। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर तो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, जिसमें हम इसको बोलते हैं एरोटा, एरोटा होता है, फिर वेन्स होती हैं, तो ये सारी हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों के पास होती हैं, प्लांट्स के पास भी होती हैं और एनिमल्स के पास भी होती हैं, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर 15 क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कंटेन द जर्म सेल, यानी ऐसा कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जिसके पास ये जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं? क्या सेपल्स में होते हैं, या पेटल्स में होते हैं, या स्टेमन में होते हैं, या ऑल ऑफ दीज में होते हैं? ऑब्वियसली ये जो सेपल्स होते हैं ना, सेपल्स और पेटल्स, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो लीफ में जर्म सेल्स नहीं होते, तो इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। और बचा आपके पास स्टेमन, स्टेमन आपका मेल जर्म सेल्स होता है, तो आपके पास यही ऑप्शन है जिसमें ये जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद 16 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी ऐसा कौन सा इसमें से हार्मोन्स होता है जो इसको रेगुलेट करता है? ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो रेगुलेट करता है ठीक है, प्रोटीन को भी, लिपिड्स को भी, मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, तो वो होता है थायरॉक्सिन। ये ग्लैंड का नाम क्या है? थायरॉक्सिन। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सब की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, तो थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेक प्लेस इन, ये कहाँ पर होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन? क्या वो सेमिनल वेसल में होता है, वास डिफरेंस में होता है, स्कॉटम में होता है, या टेस्टिस में होता है? तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो आपके टेस्टिस से स्टार्ट होता है, टेस्टिस इज द राइट आंसर। उसके बाद ये सेमिनल वेसल और वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस तो एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है, डक्ट होता है, सिर्फ डक्ट होती है। और ये स्कॉटम है, एक पाउच होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये टेस्टिस होती हैं। और सेमिनल वेसल इसको एक फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो कि इसको नरिश करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक ऐसा फ्लूइड जो इसको नरिश करने में हेल्प करता है, तो आंसर क्या है? टेस्टिस। ओके, उसके बाद 18th वाले क्वेश्चन में आता था, फीमेल रिसीव द एक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम्स आता है फ्रॉम देयर, एक्स क्रोमोसोम्स कहाँ से आएगा? क्या एक्स क्रोमोसोम्स होता है किस किसके पास है? एक्स आपके पास मेल के पास भी होता है, मेल के पास होता है ना, तो जैसे मदर है, मदर के पास क्या होगा? एक्स एक्स, और अगर ये तो फादर के पास देखा जाए तो उसके पास क्या होता है? एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो एक्स वो फीमेल के रिसीव, यानी फीमेल की बॉडी में एक्स क्रोमोसोम्स कहाँ से आता है? फ्रॉम देयर फादर या मदर या बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली बात है एक्स क्रोमोसोम तो दोनों के पास प्रेजेंट होता है। अगर वाई की बात करते तो वाई मदर के पास नहीं होती है, सिर्फ फादर के पास होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इनमें से कौन सा होता है? प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? जो ग्रो करता है, यानी ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं, प्रोड्यूसर नोन एज ग्रीन प्लांट्स। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही हमारे प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, तो ये क्या ऑप्शन हो गया आपके पास? बी ऑप्शन, ग्रीन प्लांट्स ही हमारे प्रोड्यूसर होते हैं,
जो हमें बताते हैं या फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट द ग्रोथ इज, ग्रोथ इनमें से किसकी वजह से होता है? तो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इसकी टिप में, रूट्स के टिप में और शूट के टिप में प्रेजेंट होता है, तो वहां से इसकी ग्रोथ होती है। तो ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, तो अब ये वाले क्वेश्चन यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा रिटन में थोड़ा। ठीक है, ये मैंने अभी क्लासेस में बताया भी था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। लेकिन ध्यान रहे इस क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना है। मैं फिर बोलूँगा कि इन क्वेश्चंस को फोकस करना है आपको और दोबारा करके देखना है। इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप इसको बार बार रिपीट करके देखो ताकि आपको पता चले कि इसके बारे में क्या क्या दिया है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स है आपके पास। तो न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, द हेडलाइन, हेडलाइन ही हेडलाइट ऑफ अ कार, कार की जो हेडलाइट होती है वो क्या होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर का काम करती है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर। और जो ग्लोइंग फिलामेंट होता है, फिलामेंट तो जानते हो ना, फिलामेंट उसके अंदर छोटी सी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ दी हुई है 4 mm मिलीमीटर में, 4 मिलीमीटर। और उसके बाद यानी ये 4 मिलीमीटर, यही सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। 4 मिलीमीटर क्या है, चीज है। तो जो 4 मिलीमीटर है ये आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या होगा, फ्रॉम एन इमेज ऑफ द फिलामेंट, यानी एक इमेज का फॉर्मेशन होता है और उस फिलामेंट की इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर क्या बन गया आपके पास, हाइट ऑफ इमेज। दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। और वो भी कहाँ पे बन रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर जहाँ से वो टकरा के आ रही है वहां से 5 मीटर। तो ये आपका बन गया पोजीशन ऑफ, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज बोल सकते हैं इसको। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, v से। तो ये हो गया v के वैल्यू। और आपको पूछा क्या है, अ रिफ्लेक्टर शुड हैव अ हाउ मच फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ कितनी चाहिए, मतलब f की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रहता था। इससे पहले, करने से पहले हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ों को करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसकी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तभी आप उसके बारे में कर सकते हो। तो हमने साइड में लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें इंफॉर्मेशन पता है उसके बारे में। तो हाइट ऑफ, सबसे पहले हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है जिसकी वैल्यू है 4 mm। तो ये मिलीमीटर में दिया है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी 4 को डिवाइड करना होगा 1000 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.004। ठीक है, 0.004 मीटर में। ऐसे ही अगर हाइट ऑफ इमेज की बात की जाए तो इमेज की हाइट कितनी आ रही है आपके पास, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो अगर इसको देखा जाए तो 40 को डिवाइड कर दो 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर ओनली। और जो v की वैल्यू दी है, v दैट इज इक्वल्स टू दी है आपके पास 5 मीटर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ये इंफॉर्मेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है hi/ho दैट इज इक्वल्स टू माइनस का v/u। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी है, 0.4, हाइट ऑफ इमेज की है 0.004, और उसके बाद आपके पास वैल्यू है v की माइनस का, और v की वैल्यू खुद पॉजिटिव में है। मुझे ध्यान रखना साइन कन्वेंशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज जो है ना वो माइनस में आ रही है, और यहाँ पे v की वैल्यू 5/u हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब u की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो आपके पास कितना मिल जाएगा, ठीक है, u की वैल्यू माइनस में आती है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना आपके पास, तो कितनी हो जाएगी, एक फॉर्मूला माइनस का आता है, ये वैल्यू माइनस की होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास
माइनस का 0.05 मीटर। ये u की वैल्यू आ गई। अब u की वैल्यू को उठा के कहाँ पर रखना है, मिरर फॉर्मूले में। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/u। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर्स, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी अप्रॉक्स 0.0495। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। ध्यान रखिएगा सर, 0.04 के बाद एक और डिजिट निकाल देना 0.095। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 0.09495। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा के मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी निकाल देना। ठीक है, तब जाके आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको तब मिलेंगे इसके। ध्यान रखें, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना एलेबरेट करना पड़ता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है और करना भी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो राइट डाउन 2 एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी आपको 2 ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जो ये बताते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, लाइट स्कैटर्ड क्या होती है, क्या होती है। 2 ऐसे एग्जांपल देने हैं आपको। तो अगर इनके एग्जांपल्स लिखे जाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएंगे दोनों एग्जांपल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, जरा फोकस करना। ठीक है, स्कैटरिंग के बारे में बात करनी है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फोकस करना, यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताता हूँ। पहला एग्जांपल फर्स्ट, ये सब किसके बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड डेविएशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या इसको बोलते हैं डेविएशन। इसका पहला एग्जांपल है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो स्काई का ब्लू कलर रहता है, एंड द रेडिश appearance of sun। at the sunrise and sunset। दूसरा एग्जांपल लिखो जरा, कलर डेविएशन डेविएटेड मोस्ट। कलर डेविएटेड मोस्ट, इसमें आपका पार्ट है वायलेट कलर of the ray। violet color of the ray of light is deviated most, सबसे ज़्यादा deviate हो जाती है violet color on passing white light through a prism। on passing the white light through the prism। ओके, ये 2 एग्जांपल्स हो गए जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि लाइट डेविएट होती है। ओके, तो सभी लोग नोट डाउन कर लेना, लिख लेना इसको। दोनों ऑप्शन था क्योंकि लाइट का डेविएशन के बारे में पूछा था सेकंड पार्ट में। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया है
थोड़ा सा इधर ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो इसको मैं उधर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू वायर्स, दो रेशियो दिया हुआ है दो वायर्स का, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल का बना हुआ है और उसका रेशियो है 2:3। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 2:3, और वो भी किसका रेशियो है, R1 और R2, दो अलग अलग वायर्स हैं जिसका रेडियस समथिंग अलग है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, और आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर, जबकि पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4.5 ओम। एक वायर की रेजिस्टेंस आपको दी गई है और दूसरे वायर की रेजिस्टेंस आपसे पूछी गई है। ओके, तो इसको भी करते हैं जरा आगे थोड़ा। पहले क्वेश्चन को फोकस करना फिर आंसर को। यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, रेशियो दिया था, किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियाई, जो दो रेडियस है उनका रेशियो दिया है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि R1 रेशियो R2, इसकी वैल्यू है 2:3। ओके, तो पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी दे दी आपके पास, 4.5 ओम, ठीक है, 4.5 ओम। R2 की वैल्यू पूछी गई है, R2 कितना होगा इसका, ओके ठीक है। तो ये रेशियो जो दिया है ना वो रेडियस का दिया है, रेडियस का ध्यान रखना, रेडियस का, और पूछे गया कि फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस ये, तो सेकंड वाले का R2 का रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 का रेजिस्टेंस। ये स्मॉल लेटर में R1 R2 जो दिए हैं वो आपका रेडियस का रेशियो है, ध्यान रखना, इसको रेजिस्टेंस नहीं मानना है, ये रेडियस का रेशियो है। यानी हम इसको ले सकते हैं कि R1 फर्स्ट का रेडियस और सेकंड का रेडियस दैट इज इक्वल्स टू 2:3, ऐसे फॉर्मेट में आपके पास गिवन है ये। ओके, तो अब हमें निकालना है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी है। तो रेजिस्टेंस का आपको मालूम है फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला होता है। और एरिया जब निकालते हैं ना, एरिया, क्योंकि इसमें रेडियस दिया हुआ तो एरिया के टर्म में ही रेडियस आता है। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर इससे हम आर की वैल्यू निकालें, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो, लेंथ को तो एल ही रहने देंगे और एरिया की जगह क्या डाल दिया हमने, पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ रेडियस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर वर्क करें तो हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू कितना है कि R1 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू रो L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, और ऐसे अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं तो उसकी वैल्यू आएगी, रो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। ओके, तो अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, R1 का और R2 का। तो R1 की वैल्यू डालेंगे, रो L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर अपॉन रो L अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट, रो से रो कट गया, लेंथ से लेंथ कट गई, और ये बचा आपके पास 1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और उसके होल में 1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो रिवर्स हो जाता है, R1 का स्क्वायर, और ये रिवर्स होके R2 का स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे जाएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, ठीक है, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। यानी रेजिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो जो आ रहा है रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें नहीं पता,
लेकिन आपने पहले ही निकाल रखा है कि R1/R2 की वैल्यू है 2/3, तो R2/R3 क्या हो गया 3/2, ये रिवर्स हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ R2/R1 लिखा हुआ है, इस पर फोकस करना, और ये लिखा है R1/R2, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो लिख सकते हैं 9/4। और इसमें भी अगर देखा जाए तो R1 की वैल्यू गिवन थी आपके पास, R1 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, R1 की वैल्यू और कितनी थी 4.5, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा R1 इंटू 4/9। ध्यान रखना ये जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाइड वाले डिवाइड में। हमें वैल्यू इसकी निकालनी है R2 की वैल्यू निकालें, तो R2 की वैल्यू आ गई, और R1 की वैल्यू आपके पास है 4.5 इंटू 4/9, उसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 0.5 ओम, ठीक है। 0.5 ये कट के आ गया 9 की टेबल से, 9 0.5, और इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 ओम। तो ये 2 ओम इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 ओम। ध्यान रखना ये आपका फाइनल आंसर है 2 ओम। रिवाइज करते जाना, रिपीट करते जाना, रिवाइज कर करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। कि सिंगल टाइम में सोचोगे कि मैंने सब कुछ कर लिया तो पॉसिबल नहीं होता, इजीली समझ में नहीं आते, क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ता है, कई बार रिपीट करना पड़ जाता है। ओके, और ये पूछा राइट द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान रखना सभी को इसको रिवाइज करना, रिपीट करते रहना। नेक्स्ट में पूछा राइट डाउन द वर्किंग, और वर्किंग लिखनी है हमें, एंड द कलर्स ऑफ इंसुलेशन ऑफ द वायर्स के ऊपर जो कलरिंग होती है, कवरिंग होती है, उसके बारे में बताना है। तो अगर सिंपल से वे तो वर्किंग मतलब अर्थिंग वायर का क्या काम होता है, न्यूट्रल वायर का क्या काम होता है, ये आपको इंडिकेट करना है, बताना है। डोमेस्टिक सर्किट में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसके बारे में क्या क्या होता है वो आपको मेंशन करना होगा। तो अगर देखा जाए तो वर्किंग में अर्थिंग का काम होता है, वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है उसको वापस ड्रॉप डाउन कर देता है, वापस भेज देता है, और जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगेगा या करंट का सप्लाई को बढ़ने नहीं देता। न्यूट्रल वायर का काम होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना। न्यूट्रल वायर तभी कंप्लीट होता है जब तक करंट जाएगा एक साइड से और वहां से वापस नहीं आएगा ना, और सेम करंट जाएगा और सेम करंट वापस भी आएगा, तब जाके वो वायर या सर्किट कंप्लीट करता है। तो ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये एक्स्ट्रा वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करना होता है, ग्राउंड करना होता है, इसके लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट में पूछा ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू कितना आता है रो रेजिस्टिविटी L/A। तो ये रेजिस्टिविटी जो वैल्यू है ना, ये रेजिस्टिविटी हमेशा सभी मेटेरियल के लिए सेम रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। बदलेगा क्या, लेंथ। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर। थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखा होगा, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसमें। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के ऊपर। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम एक साथ लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, और वो कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे रो और L/A, ठीक है। और ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, तो इसी का और वाला पार्ट है, जिसको और वाला पार्ट करना है तो वो उसको भी अटेम्प्ट कर सकता है, यूज कर सकता है। इसमें लिखा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बनाना है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होते हैं प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो एक सोलेनोइड में किस तरीके से होता है, मैं एक शॉर्ट में फिगर बना रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसे करके जब हम सोलेनोइड बनाते हैं और उसको कनेक्ट कर देंगे किससे, एक बैटरी से,
तो जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे या एसी सर्किट लगाएंगे उसमें फ्लक्चुएशंस होना चाहिए, करंट कैरिंग वायर्स होना चाहिए, प्रोड्यूस करंट। जैसे आप इसमें करंट को मूव कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ध्यान रखना इस तरीके से। तो ये आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा ऐसा क्या, ठीक है, फिगर ही आपसे पूछा जा रहा है तो आपको फिगर ही मेंशन करना है ऐसे करके, ठीक है। तो सोलेनॉइड में करंट स्टेटमेंट जरूर लिखना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको बस ऐसे रफली नहीं लिखने आना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यूज़ करना होगा, अपने माइंड का भी यूज़ करना है, और इसको कम से कम एक्सप्लेनेशन करना होगा ज़्यादा बड़ा, तभी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी का देखो 3 मार्क्स में भी 3 मार्क्स का ये 3 मार्क्स का टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपके पास क्या करना है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, यानी तीनों फिंगर्स को आपको बताना है कि वो इतनी राइट टू से परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फादर मदर चाइल्ड, यानी फादर का एफ यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम फोर्स, मदर का मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर करंट। ऐसी राइट हैंड थंब रूल होता है, लेकिन ज़्यादा लेफ्ट हैंड रूल यूज होते हैं जब आप करंट से मैग्नेट इंड्यूस करते हो, ये तब यूज करते हैं जब हम करंट से क्या बनाते हैं, मैग्नेट, और इसको यूज करते हैं जब मैग्नेट से करंट बनाते हैं। तीनों का फंक्शन वही है, बस हैंड का फर्क है, उसी को एक्सप्लेन करना है। और ये फिजिकल क्वांटिटी दैट यूज फाइंडिंग द डायरेक्शन, और इसमें फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो उसका करंट, इसी को बोलते हैं फादर मदर एंड चाइल्ड। ये करंट का C, मैग्नेटिक फील्ड का M, फोर्स का F, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आपको देखना है, लिखना है, पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो IUPAC नेमिंग CH3 C3H7 CHO। अगर पीछे जो CHO लिखा है तो ये क्या है, एल्डिहाइड, और 3 कार्बन एटम है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपेनल। Al लगाते हैं एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और इस एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे हम, Al, और नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3, तो प्रोपेनल। इसमें देखो बीच में क्या आ रहा है, CO, CO जो होता है ना ये पार्ट, ये कीटोन के लिए यूज किया जाता है, कीटोन ग्रुप के लिए, तो इसमें ON ही आता है। कितने कार्बन एटम हो गए, एक कार्बन एटम देता, एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, तो मीथेन इथेन, और बीच में एक और का प्रोपेन, तो ये प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्सेनॉल, क्योंकि OL क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, OL, जो कि एल्कोहल के लिए होता है, तो एल्कोहल के लिए क्या आ गया, OL। और फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में क्या यूज करते हैं, YNE। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 कार्बन है ना, बुटेन, बुटाइन, BUTYNE, इसके लास्ट में YNE आएगा ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद ये कुछ और रिएक्शंस हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि बैलेंस इक्वेशंस को किस तरीके से वेरीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, और ये सबको यानी सिंबल के फॉर्मेट में लिखना है, तो उसके बाद इसका, और फिर कुछ नोट्स हैं, इनके थ्योरी याद करना है। सल्फोनिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सल्फोनिफिकेशन मतलब सोप का फॉर्मेशन होता है, जिसमें डीएस्टिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाहर रखना, डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी शॉर्ट में नहीं हुआ। और सल्फोनिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप के फॉर्मेशन के लिए, सोप के फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे किसी दूसरे को ऐड करते हैं, एक को हटाना है और दूसरे को लगा देना, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है वो, यानी उसकी जगह पे किसी और को रख देना या लगा देना, ओके। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी फिर भी, तो मैं सारे तो अभी नहीं बता पा रहा हूँ, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बताने की। डिस्क्राइब द डिस्टेंस ट्रैवल द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब चाइल्ड को वर्क है, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कि स्पर्म को और ओवा को मिक्स होने से रोकना है, तो उसके लिए केमिकल और सर्जिकल मेथड होते हैं, केमिकल मेथड और सर्जिकल। केमिकल मेथड में हम
दवाइयों का यूज़ करते हैं जिससे हम उसको रोक सकते हैं, और सर्जिकल मेथड में ऑपरेशंस के थ्रू या कॉन्डम्स का यूज़ करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये लार्जर बड़े क्वेश्चन में है तो फिर आपको उसको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इन सबको आपको डीपली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल के और फीमेल के, और जिसमें गैमेट्स होते हैं, यानी इसको एक मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है, मेल के अंदर होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम। ठीक है, इनके सेक्स हार्मोन्स के बारे में डिटर्मिनेशन होता है। जैसे मेल के पास क्या होते हैं? मेल के पास होता है एक्स एंड वाई, फीमेल के पास क्या होते हैं? एक्स एंड एक्स। तो जब इसका एक्स और इसके एक्स के साथ कंबाइन करेगा तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, और इसका वाई जब इसके एक्स के साथ करेगा तो मेल बनेगा। अदरवाइज जब भी एक्स एक्स आएगा तो फीमेल, एक्स वाई आया तो मेल। ठीक है, तो सीधा टॉपिक लेवल को एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, और साइटोकिन के फंक्शन भी आपको लिखने हैं। ठीक है, साइटोकिन कैसे वर्क करता है। फिर यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द डिफरेंट पाथवेज ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन इनटू सेल रेस्पिरेशन, यानी सेल में ग्लूकोज यानी जब रेस्पिरेशन होता है ना, उस पूरे पाथ को आपको डिस्क्राइब करना है किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। और यहाँ पे इसमें और फंक्शन में ये पूछा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, वो भी किस में? प्लांट में। तो इस पर स्पेशली फोकस करना, प्लांट किस तरीके से फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ओके, आई थिंक मैंने मोस्टली इसको डिस्क्राइब कर दिया, तो लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस को लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सभी लोग ध्यान से देखें, इसको बार बार रिपीट करके, चाहे बेशक दोबारा देखना पड़े, तो आपको देखना है, उसको करना है, समझना है, तभी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मोर मिलेगी।